हम लोग नेशनल लेवल पे एक हम लोग टेस्ट भी करा रहे हैं। वो टेस्ट का नाम भविष्य ज्योति स्कॉलरशिप टेस्ट है। उस टेस्ट में हम आपको कोई पैसा दिया जा रहा है ना कोई फीस दिया जा रहा है। उस टेस्ट में एप्टीट्यूड का आपका टेस्ट होगा। ये हम लोगों ने रखा है 15 तारीख को। उसमें जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसमें कई बेनिफिट भी हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, डीग्री की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ स्किल्स अगर आप लेना चाहते हो बाहर से तो कई स्किल प्रोग्राम हम कराते हैं जिसमें आपको कुछ न कुछ छूट भी मिलेगी। वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दो मुद्दे हैं जिस पे हम लोगों को काम करना है। तो सर आपका पहले सेशन सीवी का लेंगे, कुछ भी आपको कंफ्यूजन होगा तुरंत आप बात करेंगे, पूछेंगे और उसका फीडबैक भी आपको क्या होता है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आधा घंटा है अब इसमें हम लोग एकदम ध्यान से इस पे काम करें, ठीक है बेटा। विद्यालय के आदरणीय अध्यापक आदरणीय अविनाश सर और प्यारे बच्चों, आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं जैसा कि सर ने बताया सीवी मेकिंग और इंटरव्यू के ऊपर है। और जैसा कि सर ने बताया आपको अविनाश सर ने कि इस सेशन के बाद आपकी नॉलेज इस रेफरेंस पे डीप हो जाएगी और आप आगे अपना भविष्य प्रॉपर खुद निर्धारित कर पाएंगे कि किस प्रकार हमें सीवी बनाना है, किस प्रकार हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन कर सकें एज एन एम्प्लॉय। पहले हम शुरू करेंगे सीवी मेकिंग से। सीवी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी बच्चे के बीच में और एचआर के बीच में। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे कंपनी कैंपस में आ रही हो, चाहे आप कहीं बाहर इंटरव्यू देने जा रहे हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सीवी होता है। एचआर आपको जानता नहीं है, आप नौकरी लेने गए, फेस टू फेस आप बैठे, वो आपके सारे क्रेडेंशियल्स आपके सीवी के आधार पे चेक करता है। बच्चे ने कहाँ से पढ़ाई करी, क्या ग्रेजुएशन पीजी किया और क्या क्वालिटीज हैं बच्चे के अंदर, तो ये आपके सीवी से निर्धारित होता है। इसलिए सीवी लिखते समय कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ और ध्यान देना है। सबसे टॉप पे सीवी में हम लिखते हैं अपना नेम, ईमेल और इस तरह से आप लिखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन कम्स सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मतलब क्या? सर्टिफिकेशन मतलब प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते समय आपको देखना है कि मार्केट में किस प्रकार के सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, और कॉलेज में रहते रहते आप किस प्रकार के उस तरह के सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्टिफिकेशंस। तो आप साथ साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई भी करते रहे, प्लस साथ साथ मार्केट के बारे में अवेयर रहे, और मार्केट में जिस तरह के सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं आपके पढ़ाई के रेफरेंस में, वो सर्टिफिकेट्स करने का आप प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स। पीछे अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप बोल के पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। मतलब आप पूरा राइट डाउन करेंगे, इसी हायरार्की में आपको बनाना है अपनी सीवी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स प्रोफेशनल कॉलेजेस में एक नियम होता है कि एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के बाद बच्चे किसी न किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। वो टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, संस्था के रूल्स के अकॉर्डिंग 1 महीने का हो सकता है, 45 डेज का हो सकता है। तो बच्चे उस पर्टिकुलर पीरियड में डिफरेंट संस्थानों में जाके, इंडस्ट्रीज में जाके ट्रेनिंग लेकर आते हैं, और जहां से आपने ट्रेनिंग ली है और वहां क्या किया है वो आप यहां लिखेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग।
ठीक है। देन कम्स सेमिनार्स। सेमिनार्स कि आपने कॉलेज में जब आप विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी काल में आपने कौन कौन से क्रूशियल सेमिनार्स अटेंड किए जो आपके कॉलेज ने आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाए। टाइम टू टाइम प्रोफेशनल कॉलेजेस अपने विद्यार्थियों के लिए उनके सब्जेक्ट के रेफरेंस में सेमिनार्स आयोजित करते रहते। तो उन सेमिनार्स को अटेंड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो। और जो वो सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं उन्हें आप यहाँ मेंशन करें। तो ये क्वेश्चन पॉइंट्स हमारे करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ऊपर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहने का मतलब है कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई तो मन से कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कॉलेज में होने वाली जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट करें। जैसे कि कॉलेज कई बार डिबेट कंपटीशन करवाता है, कई बार स्पीच कंपटीशन करवाता है, ठीक है, कई बार डांसिंग वगैरह के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेज लेवल पे, उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। इससे क्या होता है कि आप मल्टी टैलेंटेड बनते हैं। आजकल मार्केट में मल्टी टैलेंटेड लोगों की रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ताकि आप मल्टी टैलेंटेड बने। आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं, प्लस आप स्टेज पे जाके कॉन्फिडेंटली बोल भी लेते हैं। आप अच्छे स्टूडेंट तो हैं, साथ के साथ आपने मल्टीपल क्विज कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। इस तरह की चीजों में हमेशा पार्टिसिपेट कीजिए और उनके बारे में इस सेक्शन में लिखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और इतना सारा लिखने के बाद अब लास्ट पॉइंट आता है आपका रेफरेंसेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि जब किसी बच्चे की जॉब लग जाती है, जॉब लग जाने के बाद वो कंपनी उस बच्चे का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती है कि क्या इस बच्चे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। अगर ये बच्चा कह रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तो वो सही है कि नहीं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर बच्चा बोल रहा है कि मेरा होम एड्रेस ये है तो क्या वो सही बोल रहा है। इसके लिए आपको बता दें कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती हैं। उस कंपनी में बच्चे ज्वाइन हुए, उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉइज का वेरिफिकेशन शुरू करती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर कहीं फॉल्ट आता है, कहीं पता चलता है कि आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है एचआर को, तो फिर मुश्किल हो जाती है, जॉब से निकाल भी दिए जाते हैं। इसलिए रेफरेंसेस में आप उन लोगों का नाम देंगे जो आपकी वैलिडिटी प्रूव कर सके। तो किनका नाम हम दे सकते हैं? आपके कॉलेज के एचओडी साहब, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। अगर कॉलेज का वेरिफिकेशन हो तो वो लोग वेरीफाई करेंगे हाँ दिस पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन और पीजी फ्रॉम माय कॉलेज। ठीक है, तो ऐसे लोगों का ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर आप रेफरेंस में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीवी। दोबारा एक बार बता दें, करियर ऑब्जेक्टिव में आप ये बताएंगे कि किस प्रकार की जॉब आप चाह रहे हैं। आई वांट टू बिकम व्हाट, राइट। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिवर्स ऑर्डर में आप बताएंगे। पहले आप बताएंगे जो आप अभी कर रहे हैं, आई एम करेंटली परस्यूइंग माय बीकॉम फ्रॉम दिस कॉलेज। उसके बाद 12th, I completed my 12th from this institution, and then 10th, I completed my 10th from this institution in this year. रिवर्स ऑर्डर में हमेशा चलता है। उसके बाद वो सर्टिफिकेशंस आपने की हो उसकी इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स में आप कहीं गए हो उसकी इंफॉर्मेशन, कहीं आपने कोई क्रूशियल सेमिनार अटेंड किया हो उसकी इंफॉर्मेशन। देन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, डिबेट में, डेक्लेमेशन में, क्विज कॉम्पिटिशन में, वो डालेंगे। एंड देन रेफरेंसेस जो अभी आपको बताया, उन लोगों के नाम जो आपकी वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकते। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज क्या होते हैं और कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। पांच कैटेगरी के इंटरव्यू है, ABCDE, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेस, पैनल एंड बिहेवियर। पांच कैटेगरी के इंटरव्यूज हैं। तो इंटरव्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज अ सिचुएशन वेयर द HR asks questions from the candidates to check that whether they are good for the organization or not. It is a scenario where the HR asks questions from the candidates who are appearing for job interview to check that whether they are suitable for this particular job or not. That is called interview. कि जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उस काम को करने के लिए सुटेबल है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। अब इसमें कैटेगरीज है। पहला है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड में HR उस प्रोफाइल से सवाल पूछते हैं जिस प्रोफाइल के लिए हायर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हायर किया जा रहा है, तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में उस प्रोफाइल से सवाल पूछे जाएंगे जिस प्रोफाइल के लिए हायर किया जा रहा है। और दूसरी चीज जो आपने सीवी में मेंशन किया है, आपके सीवी में से पूछा जाएगा। आपने जो भी सीवी में डाला है उससे रिलेटेड HR आपसे पूछ सकता है। सपोज सीवी में लिखा है कि आई हैव कंप्लीटेड माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम दिस प्लेस, तो HR पूछ सकता है कि हाँ आपने यहाँ लिखा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यहाँ से कंप्लीट किया है, इसमें आपने क्या किया, हाँ पापा उस ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, क्या नॉलेज गेन। और आपने सीवी में लिखा है कि आई हैव अटेंडेड अ सेमिनार इन रेफरेंस टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उस सेमिनार में HR पूछ सकता है आपने क्या सीखा, किस रेफरेंस में सेमिनार को अटेंड करने के बाद आपकी जानकारी कितनी बढ़ी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में या तो प्रोफाइल से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर रिज्यूम से पूछे जाएंगे। तो रिज्यूम लिखते समय वो चीजें आप ना ही मेंशन करें जिसमें आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है और आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। होता है, मान लीजिए मेरा कल इंटरव्यू है, आज मैं सीवी तैयार कर रहा हूं, मैं सीवी को एक बार चेक कर रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि कहीं डाउटफुल हूं मैं, तो बेहतर है ना मेंशन करें, क्योंकि लॉजिकली अगर उससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और आप ना बता पाओ तो पॉइंट ऑफ रिजेक्शन हो जाएगा ना। तो हमें रिजेक्ट नहीं होना, हमें सेलेक्ट होना। देन कम्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में HR कैंडिडेट के साथ बातचीत करते हैं, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आपसे कुछ एडिशनल पूछ सकते हैं जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ना हो, जैसे कि हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस ऑफ विजिट, व्हाट आर योर अदर हॉबीज। इस तरह के सवाल जो कि उस प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है जिसके लिए हायर किया जा रहा है। लेकिन यहां ध्यान ये देना है कि ऐसे सवालों का जवाब देते समय भी आप प्रोफेशनल रहेंगे, ठीक है। आप प्रोफेशनल रहेंगे, आप नॉन प्रोफेशनली उसका अनप्रोफेशनली उसका जवाब नहीं देंगे। ये नहीं समझेंगे कि आउट ऑफ प्रोफाइल पूछा जा रहा है तो इट्स अ काइंड ऑफ कैजुअल टॉक। कैजुअल टॉक नहीं है, दैट इज ऑल्सो इक्वली प्रोफेशनल। देन कम्स स्ट्रेस इंटरव्यू।
एचआर जानबूझकर प्रयास करते हैं दिखाने का कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे आपके माइंड के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस। क्या होता है कि आप एचआर ने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, भले आपका जवाब सही है, एचआर बोलेगा दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ये गलत है। अब अगर आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हो तब तो आप एचआर को बोल दोगे कि नहीं सर ये करेक्ट आंसर है, आई थिंक आई एम राइट। ना हो तो एग्जांपल देके बता दोगे सर दिस इज द प्रूफ दैट आई एम स्पीकिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। और अगर आपको अपनी नॉलेज पे डाउट होगा तो आप फंस जाओगे, आप अपना आंसर चेंज कर दोगे। इसका मतलब आपको अपनी खुद की नॉलेज पे डाउट है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एचआर आपसे कहे तो अगर आपको अपनी नॉलेज के ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली आप कहोगे नो सर आई थिंक आई एम राइट, आई थिंक द आंसर इज राइट। तो एचआर भी आपके कॉन्फिडेंस को प्रूव करेगा। सो दिस इज स्ट्रेस इंटरव्यू। जानबूझ के आपके क्वेश्चंस को या कई बार कुछ ऐसा बिहेव करेंगे कि आपको लगेगा कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू में बैठे, आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी आपने आंसर देना शुरू ही किया, आधा दिया, वो उठ के यही आसपास घूमने लग गए, फोन पे बात करने लग गए। ठीक है। जानबूझकर माइंड पे कैंडिडेट के स्ट्रेस डालना, ये चेक करने के लिए कि कैंडिडेट कितना स्टेबल है। तो कभी ऐसा हो आपके साथ तो ध्यान दीजिएगा दैट इज अ स्ट्रेस इंटरव्यू जो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एचआर आपको इग्नोर कर रहा है। देन कम्स पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू मतलब जब कई सारे एचआर आपका इंटरव्यू लेते हैं और इसका अपोजिट भी होता है कि कई सारे कैंडिडेट बैठे हो और अकेला एचआर उनका इंटरव्यू ले रहा हो। ठीक है। तो पहला केस लेते हैं जहाँ कई सारे एचआर बैठे हो और अकेला कैंडिडेट बैठा हो, किसी का छूटा नहीं है। तो जहाँ कई सारे एचआर बैठे हो और अकेला कैंडिडेट बैठा हो तो क्या होता है कि कई सारे एचआर क्वेश्चंस उससे पूछेंगे और क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है क्योंकि 7-8 एचआर बैठे, उनकी मर्जी, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बड़ा कॉन्शियसली उनका क्वेश्चन सुनना है और बहुत कॉन्शियसली उसका जवाब देना है। ध्यान ये देना है कि सवाल किसी ने भी पूछा हो, आंसर देते वक्त आप आई कांटेक्ट वहां बैठे सभी एचआर के साथ मिलाएंगे क्योंकि वो सभी लोग आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप अकेले बैठे। ठीक है। तो जब सभी लोगों की नजर एक व्यक्ति के ऊपर हो तो सवाल किसी ने पूछा हो, जब आप आंसर दे रहे हो, जैसे 1-on-1 इंटरव्यू में एचआर सामने होता है, हम आई कांटेक्ट मिला के आंसर दें, उसी तरह से वो 5-6 एचआर भी आपके सामने ही, तो आंसर देते वक्त आई कांटेक्ट आप सबसे मिलाएंगे। अब इस सिचुएशन को रिवर्स कर दीजिए कि बहुत सारे बच्चे बैठे हो और अकेला एचआर बैठा है। ऐसे केस में क्या होता है कि मान लो मैं एचआर बैठा हूं, बहुत सारे बच्चे बैठे, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, इन्होंने भी क्वेश्चन का आधा ही जवाब दिया, मैं इनको रोक के बोलूंगा अच्छा ठीक है बच्चा आधा जवाब तुम बताओ। ये होता है। तो कभी इंटरव्यू में अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो, 4-5 कैंडिडेट हो, अकेला एचआर, तो ये मत सोचना कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस मुझ तक ही है, दूसरे बच्चे से दूसरा पूछा जाएगा। एचआर किसी का भी क्वेश्चन किसी को भी फॉरवर्ड कर सकता है, इसलिए सवाल के एचआर के सवाल को ध्यान से सुनना है ऐसी सिचुएशन। ठीक है। दैट इज कॉल्ड पैनल इंटरव्यू एंड देन कम्स बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आप एक्चुअली कैसे बिहेव करते हैं, आपका बेसिक बिहेवियर क्या है इन रेफरेंस टू जो काम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अकाउंटिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है। सपोज किसी इंडस्ट्री में आपको अकाउंटिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपको 2 साल का अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने गए, वहां एचआर ने आपका सीवी देखा, बोला 2 साल का अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है और ये सब किया हुआ है, तो उसमें से पूछ लेगा अच्छा ये करते थे, कैसे करते थे, ये वाला टास्क होता था आपकी इंडस्ट्री में, कैसे परफॉर्म होता था, क्या रिजल्ट्स फाइंड आउट करते थे। तो जो आपने एग्जैक्टली किया है उसके रेफरेंस में ही एचआर आपसे सवाल पूछेगा। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डायरेक्टली एक रियल लाइफ सिचुएशन दे देगा कि सपोज आप किसी अकाउंटिंग की फर्म में काम कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आई, तो आप इसको रिजॉल्व कैसे करोगे, आप इसको सही कैसे करोगे। तो फ्रेशर्स के लिए वो सिचुएशन देते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। और अगर आपको 1-1.5 साल का नहीं का एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस में से ही क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछेंगे।
दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है इंटरव्यू के, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेस, पैनल और बिहेवियर। क्लियर है बच्चों? अब बताइए, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Anything related to CV making, anything related to interviews. कुछ नहीं पूछना है, GDB इनको बता दीजिए, 10 मिनट लगेगा, आएंगे 10 मिनट। कैसा रहा अभी तक सेशन? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और इसको आपको लगभग लगना पड़ेगा, तभी आप, चाहे वो बायो का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे आर्ट का, इसके बिना कुछ होना नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट GD। ग्रुप डिस्कशन एक सिचुएशन है इंटरव्यूज के टाइम पे, जहाँ पे HR सेमिनार हॉल में कुछ बच्चों को बिठा देते हैं और उनको टॉपिक देते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आप बच्चों को बोलना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो GD एक रेगुलर पैटर्न है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी प्रोफाइल के ऊपर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी काम करते वक्त, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती होंगी, इसकी डिफिकल्टी सॉल्व कैसे होगी। जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने मैनेजर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ग्रुप में बैठते हैं, इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम जहाँ एक्चुअल काम होता है, ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि काम करते वक्त ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर डिस्कशन से सॉल्यूशन निकाला जाता है कि हाँ चर्चा होगी, अब चलो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ग्रुप डिस्कशंस इंडस्ट्रीज में होना एक बड़ी कॉमन चीज है जो डेली बेसिस पे चलता है। ग्रुप डिस्कशन किसी प्रॉब्लम के रेफरेंस में हो सकता है, या इंडस्ट्री कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है उसके रेफरेंस में हो सकता है। इसीलिए इंटरव्यूज के दौरान आपका GD टेस्ट होता है, ताकि चेक किया जाए कि आप कितना अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करते हो GDs में। तो GD में क्या है कि GD टेस्ट हो रहा है इंटरव्यूज के टाइम पे, 10 बच्चे बैठे हुए हैं सेमिनार हॉल में, जो HR है वही आपके ग्रुप लीडर होते हैं, वो आते हैं आपको टॉपिक डिस्क्लोज करते हैं कि दिस इज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, और उसके बारे में इनिशियली पहले खुद कुछ बोलते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि इस टॉपिक के विषय में बोलना है। तो शुरुआत एक ब्रीफ दे देते हैं, और उस ब्रीफिंग के बाद फिर बच्चों को बोलते हैं नाउ यू प्लीज कंटिन्यू विद द ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद बच्चे अपना विचार रखना शुरू करते हैं दिए गए टॉपिक पे। एक बच्चा अपना विचार रखेगा, दूसरा बच्चा अपना विचार रखेगा, आपस में लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नए नए आइडियाज जनरेट होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, HR को अचानक आपको टॉपिक देगा, अब जिस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पहले से जानकारी है वो पहले उस पर बोलना शुरू कर देता है, और जिन और कैंडिडेट्स को उसके बारे में जानकारी है बोलना शुरू कर देता है। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ बच्चे चुप रहते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि इस टॉपिक के विषय में आप बोले क्या। तो अगर आप चुप रहेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए जो बाकी लोग बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए, और कॉपी और पेन हमेशा लेकर बैठना है। तो पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते रहिए कि बाकी लोग बोल क्या रहे हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा किस रेफरेंस में बोलना है, और फिर आप बोलिए। क्योंकि पूरी तरह GD में चुप रहना ये नेगेटिव मार्किंग HR कर देता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। चुप नहीं रहना GD, कुछ न कुछ आइडियाज आपकी तरफ से आते रहे, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी आप बोले आप क्लियरली बोले, जितने पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं सबके साथ आई कांटेक्ट मिलाकर बोले, ठीक है। दूसरा, पोलाइटली बोले, कभी भी रूडली नहीं बोलते। ग्रुप डिस्कशन में जो भी अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर रहे हो बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल सॉफ्टली आप। कई बार क्या होता है कि क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है, कई लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं खाते। मैंने दिए गए टॉपिक के ऊपर कुछ और बोला, आपका विचार उस विषय में कुछ और है, तो आपस में कई बार झगड़े की स्थिति आ जाती है कि मैं भी बहुत फोर्सफुली अपना आइडिया पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप भी उतना ही फोर्सफुली अपना आइडिया पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो कई बार झगड़े की स्थिति आ गई। लेकिन हमें लड़ना नहीं, बिकॉज लड़ना इज अगेन अ नेगेटिव मार्किंग।
जो एचआर आपको वहाँ मॉनिटर कर रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो नेगेटिव मार्किंग है, आप जीडी में रिजेक्ट हो सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट विद एवरीवन सिटिंग इन द पैनल। हमेशा पोलाइटली बात कीजिए। अगर आपके पास आइडियाज हैं तो उसको तुरंत पुट फॉरवर्ड कर दीजिए, नहीं है तो पहले कुछ देर के लिए बाकी कैंडिडेट्स को सुन लीजिए और फिर अपना आइडिया पुट फॉरवर्ड कीजिए। और दूसरी खास चीज, झगड़ा नहीं करना। सबसे खास, आपके आइडिया दूसरे व्यक्ति के आइडिया से मैच नहीं करते, आप लड़ेंगे नहीं। आप पोलाइटली उसका काउंटर करें। डू नॉट से दैट नो नो यू आर रॉन्ग, आई डू नॉट एग्री विद यू। रूडली आप बोल सकते हो कि फ्रेंड, आई एग्री विद योर आइडिया बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस। माय व्यू पॉइंट इज डिफरेंट इन रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर। आई एग्री विद यू बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। तो ये पोलाइट तरीका कीजिए, इससे झगड़ा नहीं होगा और अपना आइडिया भी पुट फॉरवर्ड कर सकते। अब ग्रुप डिस्कशन हो गया, एंड में कंक्लूजन देने के लिए एचआर बोलता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ग्रुप डिस्कशन, निष्कर्ष क्या निकला। तो एचआर इसमें ये भी चेक करते हैं कि कौन सा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि इतनी डिस्कशंस के बाद उसका फाइनल कंक्लूजन दे पाए। कौन सा ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन एक ऐसा आइडिया होता है जो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सब उससे एग्री करें, दैट इज कंक्लूजन। तो एचआर ये देखता है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो बेस्ट आइडिया दे सके, उसकी भी मार्किंग करता है। और अगर बच्चे नहीं दे पाते तो एट द एंड एचआर ही कंक्लूजन देता है और जीडी एंड होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। क्लियर है बच्चों जो पढ़ा है? अब बताइए किसी को कोई डाउट है? नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच।